डिस्क्लोजर्स निकाल लें, लेसी के डिस्क्लोजर्स। इधर पहले जाते जाते रास्ते में ना लेसी को ज़रा तफसील से देख लें कि लेसी को कैसे लेके चलना है। आए ज़रा पेज 67 पर, थोड़ा सा टाइम ज़ाया करते हैं, ज़रा देखें चीज़ें याद हैं आपको। पेज 67, पहली क्लास में लेसी का सवाल कहां से शुरू किया था? एलपी और पीवी ऑफ डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस, या डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस जीआरबी एक्सपेक्टेड टू बी पेड। डन। P&L में क्या जाना था? लेसी में। और बैलेंस शीट में नोट लीज वाला, मैच्योरिटी एनालिसिस, रिकॉन्सिलेशन नहीं बननी थी। और ये बात कितने लोगों को याद है? अच्छा जी, लेसी की एंट्रीज आरओयू डेबिट, आरओयू डेबिट, ये तो कल की है क्लास में, क्वेश्चन पास पेपर क्वेश्चन 12 में की है ये। आरओयू डेबिट पेबल क्रेडिट, हाँ ये कल एंट्री की है क्लास में, ये कल क्लास में एंट्री की है पास पेपर क्वेश्चन नंबर 12 में। प्रोविजन इसको इसलिए कहते हैं कि ये एक अंदाजा है कि पता नहीं मजदूरों को डी इंस्टॉलेशन के तो कितने पैसे दें। प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग का लफ्ज तो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे फिर कभी, लेकिन ये क्या है? आरओयू में क्या डाल रहे हैं, किस चीज की पीवी डाल रहे हैं? पेबल फॉर डिसमेंटलिंग। ये दे दिए या देने हैं? कल किसी को याद है? आज भी सुबह सुबह इसकी पीवी निकाल के डाला था आरओयू में। तो ये जो हमारा एक क्वेश्चन मार्क था शायद इसको भी हम टिक कर सकते हैं। उसके बाद अगला लीज लायबिलिटी डेबिट, इंटरेस्ट डेबिट, कैश क्रेडिट डेबिट, अकाउंट डेबिशन। लेसी की बुक्स में डेप्रिसिएशन में कोई असूल किसी को याद हो? अगर ओनरशिप ट्रांसफर तो यूजफुल लाइफ, वरना शॉर्टर ऑफ लीज टर्म। और ये किसकी काउंटिंग हो गई सारी? अब जब लेसी का सवाल आए तो बिला वजह परेशान होने की बजाय सवाल में नई नई फिगर्स देख के ये कहां जानी है, ये कहां जानी है, आप यहां आके ये चीजें देख लिया करें। अच्छा, रिकॉग्निशन एग्जेम्पशंस, या कौन सी अप्रोच? सिंप्लीफाइड अप्रोच। लेकिन प्लीज ये शॉर्ट टर्म लीज और लो वैल्यू एसेट के लिए चॉइस है। भाई अब्दुल्ला को तस्वीर खींच के भेजना, ये बुक में ना आइंदा ये लफ्ज डाल दे, चॉइस। तो ये चॉइस है, ये वाली अकाउंटिंग कोई ये नहीं है कि यही करनी है। अगर शॉर्ट टर्म लीज या लो वैल्यू एसेट आ रहा हो तो ये क्या अवेलेबल है? चॉइस अवेलेबल है। तो बोले एंट्री गया और नीचे क्या डालना है पेपर में? नोट। P&L में क्या जाना है? और ये नोट इसका कभी दिखा दूंगा, छोड़े कोई इतना। रेंट एक्सपेंस कैलकुलेशन ऑन बाय ओपनिंग द कॉलम ऑफ डेट एंड इंस्टॉलमेंट्स, ये वर्किंग होती है इसमें। ये कौन सी लीज थी? शॉर्ट टर्म लीज या लो वैल्यू एसेट, जिसमें कौन सी अप्रोच लग सकती है? सिंप्लीफाइड अप्रोच लग सकती है। और अगले सफे किसके लिए हैं? लेसर के लिए, छोड़ें उनको। अच्छा जी, आज अब हमने लेसी के डिस्क्लोजर्स करने हैं। कम ऑन, जैसे आप कभी कहते हैं ना किसी को, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। पेज 44, डिस्क्लोजर का मतलब क्या होता है? बताओ। डिस्क्लोज करो। लेसी शैल डिस्क्लोज द फॉलोइंग अमाउंट्स फॉर द रिपोर्टिंग पीरियड। जो भी बैलेंस शीट चल रही होगी, P&L चल रहा होगा, उसकी यूजर को ये बताएं
पहली चीज क्या बताएं यूजर को, किसके ऊपर, वो जो आखिरी एंट्री नहीं हम करते थे ROU, बाय क्लास ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स, वो जो लीज पे लिए हुए आपने उनके डेफिनेशन बता दें। बाय क्लास ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स का क्या मतलब है, मतलब कि प्लांट्स की अलग बता दें, व्हीकल्स की अलग बता दें, कंप्यूटर्स की अलग बता दें। बाय क्लास, हर क्लास की अलग अलग डेप्रिसिएशन बता दें यूजर को, ये डिस्क्लोज कर दें। आगे चलें, और यूजर को क्या बता दें, इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं आप लीज लायबिलिटी पे, इस साल का या कई सालों का, इस साल का, P&L में तो इसी साल का जाएगा। अच्छा, यूजर को क्या चीजें बतानी है, बोले, डेप्रीसिएशन और इंटरेस्ट। इसके बाद अगर कोई शॉर्ट टर्म लीज है तो उसका क्या बता दें, एक्सपेंस। एक्सपेंस से क्या मुराद है, रेंट एक्सपेंस। शॉर्ट टर्म लीज की इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन नहीं होती, बल्कि उसका क्या होता है, स्ट्रेट लाइन बेस पे रेंट एक्सपेंस। ये भी यूजर को, दिस एक्सपेंस नीड नॉट इंक्लूड द एक्सपेंस रिलेटिंग टू लीज विद अ लीज टर्म ऑफ 1 month और लेस। ये 1 month और लेस लीज का हमने क्या नाम रखा था, शॉर्ट टर्म या शॉर्टेस्ट? नहीं, हमने तो कोई नाम नहीं रखा था। मेरा सवाल क्या था कि हमने 1 साल या उससे कम वाली लीज का क्या नाम रखा था, शॉर्ट टर्म। और 15 दिन वाली भी शॉर्ट टर्म है, कोई शॉर्टेस्ट नाम नया नहीं निकालना। 15 दिन वाली लीज क्या है, शॉर्ट टर्म। शॉर्टेस्ट कोई चीज नहीं है। बट फॉर द पर्पज ऑफ डिस्क्लोजर, फॉर द पर्पज ऑफ डिस्क्लोजर, 1 महीने या उससे कम वाली लीज इस काबिल भी नहीं है कि यूजर को बताएं मैंने ये लीज की हुई है। 10 दिन के लिए आपने कोई चीज किसी से किराए पे ले ली, यूजर को बताने की जरूरत भी नहीं है। अब क्या मतलब है इन सारी बातों का, क्या मतलब है इन सारी बातों का? मतलब यह है कि फर्ज करें आपका एक नोट आ रहा है बिजनेस का, एडमिन एक्सपेंसेस, नोट नंबर 9। इसमें आप शो कर रहे हैं यूजर्स को सैलरीज, इसके अलावा आपने कोई रिपेयर वगैरह कराई है वो शो कर रहे हैं। तो इधर आपने शो कर दिया रेंट एक्सपेंस। रेंट एक्सपेंस आपने शो कर दिया आगे लिख के शॉर्ट टर्म लीज का, ताकि यूजर को पता चले आपने शॉर्ट टर्म लीज की भी है। इधर आप ये ग्रेट वाला ये यूजर को नहीं बताएंगे, यूजर को बस शॉर्ट टर्म लीज में चीजें डाल के बता देंगे। इधर आप शो कर दें ग्रेटर देन 1 month टिल 12 month। कहां से कहां तक, 2 महीने वाली लीज इधर शो कर दें, 3 वाली शो कर दें, 4 महीने वाली शो कर दें, 1.5 महीने वाली शो कर दें, 35 दिनों वाली लीज यहां शो कर दें, 12 महीने वाली लीज यहां शो कर दें। 12 महीने वाली भी शॉर्ट टर्म है, तो इसका खर्चा मिसाल के तौर पे 50 रुपए है। इसी तरह चलते चलते और आपके बिजनेस के एक्सपेंसेस आ सकते हैं कई किस्म के। मिसाल के तौर पे आपके ओन्ड एसेट की डेप्रिसिएशन आ सकती है, और चीजें आ सकती हैं, पता नहीं क्या क्या बिजनेस के अंदर होता है। स्टेशनरी का खर्चा आ सकता है, और खर्चे आ सकते हैं, स्टेशनरी वगैरह आपने ली हुई है। इसके बाद होते हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये रेड वाली बात यूजर को नहीं बतानी, रेड वाली बात यूजर को नहीं बतानी। मैं आपको बताता हूं कि मैं आपको क्यों लिखवा रहा हूं। मिसलेनियस एक्सपेंसेस में मिसाल के तौर पे चाय पानी का खर्चा है, वो आपने डाला हुआ है। इसी तरह मिसलेनियस एक्सपेंस में कोई 1 महीने की लीज है, वो भी आपने डाली हुई है। चाय पानी का खर्चा आपका आया है 4000 और 1 महीने की लीज है आपकी 3000। अब मिसलेनियस एक्सपेंसेस का टोटल कितना हो गया, 7। अब ये काला वाला यूजर को नजर आ रहा होगा और लाल वाला मैंने आपके समझने के लिए बनाया है। अब बताएं, अगर मेरा ये वाली लीज होती ही ना, तो मेरे तो ख्याल से मेरे यूजर को पता भी नहीं चलना था कि कोई लीज मेरी हुई भी है, क्योंकि वो लीज ही 1 महीने की या उससे, और वो कहां छुपी भी गायब हो गई, नजर ही नहीं आई। तो छोटी मोटी चीज हो तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस में डाल के फारिग करें, या यहां से निकाल के नया लाइन आइटम बनाएं इसका, लीजेस ऑफ 12 डेज, लीजेस ऑफ 13 डेज।
तो किस डिस्क्लोजर को इस काबिल भी ना समझें कि उसे डिस्क्लोज करें, वो डिस्क्लोजर ही नहीं है। किस चीज को इस काबिल ही ना समझें कि उसे डिस्क्लोज करें। ये मैंने आपके समझने के लिए रेड वाली चीजें बनाई हैं, या यूजर को ब्रैकेटों में डाल के समझानी है आपके समझने के लिए। यूजर के सामने सिर्फ नजर आ रहा होगा ये लीज, और हो सकता है नीचे नोट में डाल के आपने कहीं डाला हो कि दिस इज अ लीज ऑफ 1 मंथ टिल 12 मंथ्स, तो यूजर को खुद ही पता चल जाएगा कि 1 महीने से कम वाली लीजें मुझे इसने बताई भी नहीं। इस पे इसके बैक एंड पे कॉन्सेप्ट कौन सा जो बचपन में पढ़ा था, मटीरियलिटी। इममटीरियल चीजें यूजर को बताने की जरूरत नहीं है। चलें जी, क्या चीज स्टेशनरी, अगर इममटीरियल है तो ठीक है, फारक कर दें, स्टेशनरी भी मिसलेनियस एक्सपेंसेस में डाल दें। ये जरा डायग्राम बना के ये लाइन पढ़ें, समझ आ रही है जो लिखी हुई है। हो गया? जी, अंग्रेजी वाला फिक्रा कितने लोगों को समझ आ रहा है? एक्सपेंस रिलेटिंग टू शॉर्ट टर्म लीज, इधर देखें मजे की बात, शेल डिस्क्लोज, बताएं तो यूजर को सही ना कि हम भी शॉर्ट टर्म लीजों में घुसे हुए हैं। बताएं यूजर को शॉर्ट टर्म लीज कर रहे हैं, ये देखें नजर आ रहा है, शॉर्ट टर्म लीज हमने की हुई है। दिस एक्सपेंस नीड नॉट इंक्लूड, ये वाला 3 यहां से निकाल के यहां ना डालें, 53 हो जाएगा ना, ये वाला 3 यहां से निकाल के यहां ना डालें, बस ये कह रहा है वो, बल्कि इसको कहीं ऐसे ही गायब कर दें। किस नाम से? मिसलेनियस एक्सपेंसेस में कहीं डाल दें, इसको यहां डालने की जरूरत नहीं है, पहले ही बहुत जो है वो डिस्क्लोजर दे दिए तुमने। दिस एक्सपेंस नीड नॉट इंक्लूड द एक्सपेंस रिलेटिंग टू लीज विद द लीज टर्म ऑफ 1 मंथ और लेस। डन। आगे एक्सपेंस रिलेटिंग टू लीज ऑफ लो वैल्यू एसेट, एक्सपेंस रिलेटिंग टू लीज ऑफ, हां ये लाइन आप जरूर डालें, रेंट एक्सपेंस किसका? लो वैल्यू एसेट्स का। हो सकता है ये भी 9 रुपए हो, तो रेंट एक्सपेंस डालें लो वैल्यू एसेट का, ये लाइन भी आप यूजर को डाल के दें, कोई मसला नहीं, ताकि यूजर को पता चले आपके शॉर्ट टर्म लीज वाले एसेट्स भी हैं और 12 महीने से कम की लीज वाले एसेट्स भी हैं और सस्ते एसेट्स भी आपके पास हैं। लेकिन ये लो वैल्यू कब होता है? आज की कंडीशन में या जब नया खरीदने लो वैल्यू था? शुक्र है ये बातें याद हैं आपको। द एक्सपेंस रिलेटिंग टू लो वैल्यू एसेट। अच्छा अगली बात बड़ी इंटरेस्टिंग, दिस एक्सपेंस शैल नॉट इंक्लूड द एक्सपेंस रिलेटिंग टू शॉर्ट टर्म लीज ऑफ लो वैल्यू एसेट। नहीं हंस क्यों रहे हैं? दिस एक्सपेंस शैल नॉट इंक्लूड द एक्सपेंस रिलेटिंग टू शॉर्ट टर्म लीज, ये आपके समझने के लिए लिख रहा हूं,
ये जो लो वैल्यू एसेट्स है ना, लैपटॉप वगैरह, ये मैंने मोर देन 1 ईयर के लिए लिए हुए हैं लीज पे। ये मोर देन 1 ईयर के लिए लिया लीज पे। क्या मैं कह सकता हूं इट इज अ शॉर्ट टर्म लीज ऑफ लो वैल्यू एसेट? इट इज अ लो वैल्यू एसेट बट इट इज, और एक डिस्क्लोजर बेशक यूजर को शो ना करें। क्या चीज यूजर को शो ना करें? अब उसको मैं इधर मिसलेनियस में डालूं, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, आप लोग भी कहेंगे यार ये क्या है, तो उसको मैं मिसलेनियस में डाल नहीं रहा, बस आप बात समझ लें वैसे ही जबानी। ये कौन से लो वैल्यू एसेट्स होंगे जो अलग लाइन में नजर आएंगे? ये डिस्क्लोजर की बातें हो रही हैं। अकाउंटिंग सारी उसी तरह करनी है जैसे हमने करनी है। लो वैल्यू और शॉर्ट टर्म लीज में चॉइसेस अवेलेबल है, अकाउंटिंग वही है, जनरल एंट्रीज वही है, सब वही है, लेकिन अब किसकी बात हो रही है? डिस्क्लोजर की। तो अब जरा ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं एक सवाल आपसे पूछने लगा हूं कि मैंने जो है वो 3 लैपटॉप्स लिए लो वैल्यू एसेट, और तीनों लैपटॉप्स 5 साल के लिए लीज पे लिए। डिस्क्लोज करने नहीं करना? मैंने थोड़ी देर के बाद 4 टेलीफोन लिए 2 साल के लिए लीज पे। डिस्क्लोज करने नहीं करना? थोड़ी देर के बाद मैंने जो है वो स्मॉल आइटम ऑफ फर्नीचर, कुर्सी ली 7 महीने की लीज पे। इसको क्यों नहीं डिस्क्लोज करना? अकाउंटिंग वही करें इसकी। अकाउंटिंग में मुझे नहीं एतराज, अकाउंटिंग वो जो जनरल एंट्रीज वगैरह P&L बैलेंस शीट वो बनाएं, लेकिन यूजर को कहीं शो करने की, बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने कोई कुर्सी जो है वो 7 महीने के लिए किराए पे ली हुई है। वाई? बिकॉज ये इतनी फारग है, इतनी फारग है, इतनी फारग है कि लो वैल्यू भी है और शॉर्ट टर्म भी है। अब इस बेचारे को क्या बुलाना, क्या बताना, उसको कहां घुसा दें? मिसलेनियस में घुसा दें, लेकिन वो मैं घुसा नहीं रहा, बात को लंबा करने की जरूरत नहीं। आई होप शायद समझ आ गई है बात। तो अब 2 बातें बता दें बस। शॉर्ट टर्म लीजेस में क्या ध्यान रखना है और लो वैल्यू एसेट में क्या ध्यान रखना है? शॉर्ट टर्म लीज में 1 मंथ और लेस को डिस्क्लोज नहीं करना, और लो वैल्यू एसेट में शॉर्ट टर्म लीज वाला लो वैल्यू एसेट डिस्क्लोज नहीं करना। और इस बात को दूसरे तरीके से करें, शॉर्ट टर्म लीज में 1 महीने से ज्यादा और 12 महीने वालियों को शो करने, और लो वैल्यू एसेट में 1 साल से ज्यादा वालों को डिस्क्लोज करना है। पेपर में तो सवाल दोनों तरीके से ड्राफ्ट कर सकते, बट दिस डिस्कशन इज ओनली फॉर पर्पस ऑफ दिस। इससे अकाउंटिंग भी बदल जाएगी शॉर्ट टर्म लीज और लो वैल्यू एसेट की। अकाउंटिंग नहीं बदलेगी, जनरल एंट्रीज P&L बैलेंस शीट नहीं बदलेगा, सिर्फ डिस्क्लोजर पर्पस के लिए ये डिस्कशन है। So that was a very interesting discussion. अच्छा, छोटा सा एक और चीज भी मैं डाल सकता हूं इधर, शॉर्ट टर्म लीज ऑफ लो वैल्यू, लेकिन मैं उसकी फिगर नहीं लिख रहा, लेकिन अगर होगी तो इधर जाएगी या अलग नजर आएगी? इधर जाएगी। तो बता दें इधर मिसलेनियस में और क्या जाया करेगा? चलें इसको याद कर लेना, घर जाके पता, डिस्क्लोजर कुछ बच्चे पढ़ते नहीं है। शॉर्ट टर्म लीज में क्या डिस्क्लोज नहीं करना? 1 मंथ और लेस, जल्दी बोलें। शॉर्ट टर्म लीज में क्या डिस्क्लोज नहीं करना? 1 मंथ और लेस। और लो वैल्यू एसेट में क्या डिस्क्लोज नहीं करना? शॉर्ट टर्म लीज। एक्सपेंस रिलेटिंग टू वेरिएबल लीज पेमेंट्स। एक्सपेंस रिलेटिंग टू वेरिएबल लीज पेमेंट्स। वेरिएबल लीज पेमेंट्स क्या होती हैं? याद है? पता नहीं पेज नंबर भी अब आपको याद हो गया होगा। पेज नंबर 39 था, पता नहीं कल परसों किसने लिखवाया था। 39, उसमें क्या था? वेरिएबल लीज पेमेंट्स में जितना मशीन रेवेन्यू कमाएगी उसकी परसेंटेज। ओके। इनकम फ्रॉम सब लीजिंग राइट ऑफ, income from subleasing right of use of asset. Now we are very lucky that this accounting is not in our syllabus, but we must understand ये क्या हो रहा है। बताएं क्या हो रहा है? आप लीज पे लेकर
आगे किसी को लीज पे दे दें तो बताएं यूजर को उससे आपने कराया कितना कमाया। असल में ये चीजें पता है वो आई के पैसे टेस्ट कर रहा है कि वो डिस्क्लोजर्स जो है ना लिस्ट दे देता है और फिर नीचे पूछता है बताओ इसमें से लेसी के कौन से हैं और लेसर के कौन से हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए लेसी के कौन से डिस्क्लोजर है, लेसर के कौन से हैं। तो ये डिस्क्लोजर लेसी का बनता है या लेसर का बनता है? लेसी का। लेसी लीज पे लेगा तो आगे सब, क्योंकि लेसर तो लीज करता है ना और लेसी क्या करता है? सब लीज। टोटल कैश आउटफ्लो फॉर, टोटल कैश आउटफ्लो क्या होगा? इंस्टॉलमेंट्स कितनी पे कर रहे हैं? टोटल कैश आउटफ्लो या प्रिंसिपल? वैसे टोटल हम तोड़ तोड़ के दो जगह कल हमने दिखाया था, शायद प्रिंसिपल हमने किस में दिखाया था? फाइनेंसिंग में। और इंटरेस्ट कहां दिखाया था? फाइनेंसिंग या बस ये दोनों यूजर को नजर आ जाएंगे, पता चल जाएगा कितना कैश जा रहा है हमारा। एडिशंस टू राइट ऑफ यूज यूजर को बता दें। ये कहां बनता है? आरओयू का नोट नहीं बनता, उसके अंदर एडिशन टू राइट ऑफ यूज आ जाती हैं। और क्या बताएं यूजर को? कैरिंग अमाउंट ऑफ आरओयू कब? एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड बाय क्लास ऑफ, हर क्लास का अलग अलग बनाएं। तो आरओयू का नोट कैसे बनेगा? वो प्लांट अलग आ जाएंगे, कार्स अलग आ जाएंगी, तो ये क्लास ऑफ एसेट्स का नोट अलग अलग बन जाएगा, जैसे आईएएस 16 में बनता था पीपी का नोट। चलें जी, मेरा नहीं ख्याल डिस्क्लोजर ज़बानी याद करने हैं, लेकिन मेरे ख्याल से एक दो दफ़ा अभी बोलें तो याद हो जाएंगे। पहली चीज़ यूज़र को क्या बतानी है? डेप्री। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ शॉर्ट टर्म लीज का रेंट एक्सपेंस सिवाय 1 मंथ और लेस। लो वैल्यू एसेट का रेंट एक्सपेंस सिवाय शॉर्ट टर्म लीज ऑफ लो वैल्यू एसेट। और अगली चीज़ वेरिएबल लीज पेमेंट्स, उसके बाद सब लीज से इनकम, उसके बाद कितने कैश आउटफ्लो हुआ, उसके बाद एडिशंस टू, और बैलेंस शीट पर कितना शो करना है। ओके, ये डिस्क्लोजर कैसे बनाएं? LSE shall provide the disclosure in a tabular form। टेबल बना दें, टेबल में बता दें फलां चीज इतनी है, फलां चीज इतनी है, फलां चीज है। अनलेस another format is more appropriate। अगर टेबल फॉर्म में नहीं करना तो अंग्रेजी में लिख के दे दें, जैसे आपको मुनासिब लगे। The amounts disclosed shall include the cost that a lessee has included in the carrying amount of an other asset during the reporting period। The amounts disclosed shall include cost that lessee has included in carrying amount of an during that reporting period। मतलब बताएं इस बात का, हाथ खड़ा करके जल्दी से मतलब बताएं जी। पीपी में डाल देते हैं इकट्ठा उनका नोट। जी जी, मतलब बताएं, गलत बात, मतलब बताएं। जी जी, मतलब बताएं भाई। हाइब्रिड प्लीज। जो मैंने आप बताने आपने वही हो। चलें पहले मिसाल सुन लें, फिर इसको लिख लीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह 100 रुपया मेरे पास ही रहा। अच्छा, तो मिसाल ये है इसकी मेरे भाई कि आप जो है वो ऐसा हो सकता है कि लैब के अंदर कोई चीज़ किराए पे लें और उस लैब में इंटेंजिबल बना रहे हों, तो फिर उस लैब में जो लीज्ड एसेट इस्तेमाल हो रहा है उसकी डेप्रिसिएशन उस इंटेंजिबल की कैरिंग अमाउंट में ऐड करेंगे। द अमाउंट्स डिस्क्लोज शैल इंक्लूड कॉस्ट डेटा लेसी हैज इंक्लूडेड इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन। इस कॉस्ट की जगह अगर उसने कॉस्ट का हिस्सा डेप्रिसिएशन लिखा होता तो फिर आपको शायद फौरन समझ आ जाना था, लेकिन थोड़ा सा उसने ये कंफ्यूजिंग कॉस्ट का लफ्ज लिखा जिस वजह से आपको मतलब समझ नहीं आया। कॉस्ट का टूटा हुआ हिस्सा डेप्रिसिएशन होता है ना। क्या कभी ऐसा होता है कि किसी एक चीज की कॉस्ट वैल्यू लूज करके अगली चीज को हेल्प आउट कर रही हो? तो हाँ जी, the amounts shall include shall cost that a lessee has included in the carrying amount of an other asset। तो लिखें लीज्ड एसेट की डेप्रिसिएशन, लीज्ड एसेट की डेप्रिसिएशन लैब में बनने वाले इंटेंजिबल में डाल दी। लीज्ड एसेट की डेप्रिसिएशन
लैब में बनने वाले इंटेंजिबल में डाल दी, ये भी यूजर को बता दें। अब पढ़ें इसको, उर्दू में अपना फिक्रा समझ आ रहा है? अब इसको जरा अंग्रेजी में पढ़ लें। द अमाउंट डिस्क्लोजर इंक्लूड द डेप्रिसिएशन, यहां पर डेप्रिसिएशन जरा अच्छा लफ्ज हो जाएगा। डेटा लेसी हैज इंक्लूड इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन अदर एसेट। अगली लाइन का मतलब बताएं। हाथ खड़ा करके मतलब बताएं, जिसने बताना हो हाथ खड़ा करे, मतलब बताएं। जी बताएं बताएं। और कोई बताए? ठीक है, और कोई बताए? तो ठीक है, 50 रुपए बनते हैं, पूरा 100 नहीं बनता। ओके, सवाल भाई ये है कि आप शॉर्ट टर्म लीजेस कर रहे थे, 4 महीने, 6 महीने, 7 महीने गाड़ियां लीज पे लेते थे। अब आपने अपने एम्प्लॉयज के लिए गाड़ियां लोगों को चाहिए होती हैं, बड़े बिजनेसमैन होते हैं, कई एम्प्लॉयज के लिए गाड़ी चाहिए होती है। तो अब आपने पोर्टफोलियो बदला है और अब आप आइंदा सोच रहे हैं कि मैं जो है वो प्लांट भी 6, 7, 8 महीने के लिए लीज पे ले लिया करूंगा। अब इसमें ना आप थोड़ा सा एडवांस में चलते हैं ताकि अगले साल मसला ना आए, तो एडवांस में कमिटमेंट्स कर लेते हैं लोगों से कि यार अगले साल मैंने तुमसे ये चीजें लेनी है, ताकि वो भी जरा मेंटली प्रिपेयर हों। अगर आप गाड़ियां लीज पे ले रहे हैं और अगले सालों की कमिटमेंट स्कीम ही है कि और मैंने गाड़ियां लीज पे लेनी है, तो कई सालों से ले रहे हैं, यूजर को बताने की जरूरत नहीं, उनको पता है अगले साल भी लेंगे। लेकिन अगर आप पहले गाड़ियां लीज पे ले रहे थे, अब आपने साथ प्लांट भी लीज पे लेना है, लेकिन अभी लिया नहीं, लेकिन अगले साल से आपने अब लेने की कमिटमेंट कर ली है, तो यूजर को बता दें कि अगले साल से हम इंशाल्लाह प्लांट भी लीज पे लिया करेंगे, ताकि वो जब एकदम प्लांट का रेंट आए तो उनको नजर आ जाए कि यार ये प्लांट का रेंट भी जो है वो अगले साल आ रहा है, क्योंकि हमने अपना पोर्टफोलियो थोड़ा बढ़ा लिया है। आई होप समझ आ गई होगी, कोशिश करते हैं इंग्लिश में समझने की। तो जो शॉर्ट टर्म लीजेस चल रही हैं, अगर उनमें कोई वादे कर लिए हैं तो वो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे अब्बू अक्सर कोई चीज घर में लाते रहते हैं, अब अगले साल भी उनका लाने का प्रोग्राम है, आपको बताएंगे नहीं, आपको पता है वो चीज आनी है, लेकिन कोई ऐसी चीज जो अब्बू लाते ही नहीं, मिसाल के तौर पर पाइन एप्पल है, बाहर के मुल्क से मंगवाना है, वो लाती नहीं, अगले साल मंगवाने का उन्होंने मुआहदा कर लिया, तो बता दें आपको। पढ़ें, अ लेसी शेल डिस्क्लोज द अमाउंट ऑफ इट्स लीज के वादे। कौन सी लीज के वादे बोलें? फॉर शॉर्ट टर्म लीजेस अकाउंटेड इफ द पोर्टफोलियो ऑफ लीजेस to which it is committed at end of balance and end of reporting period is dissimilar to the portfolio of leases to which the short term lease expense किसका डिस्क्लोज हुआ है? ओहो, शॉर्ट टर्म लीज का, हद होगी, इतनी लंबी बात की है। एक्सपेंस किसका डिस्क्लोज हुआ है? कार्स का। और मैं पोर्टफोलियो को एक्सपेंड कैसे करने लगा हूं? प्लांट। अभी अंग्रेजी का फिक्र है, मेरा नहीं ख्याल रट्टा आएगा, लेकिन ऐसा कोई फिक्रा आ जाए यस नो तो हमें करना आना चाहिए। तो फिक्रा 2-3 दफा पढ़ लें, अल्लाह करे किसी को समझ आ जाए। आ लेसी शेल डिस्क्लोज, एक लेसी क्या करेगा? बताएगा द अमाउंट ऑफ लीज का वादा। कौन सी लीज का वादा? फॉर शॉर्ट टर्म लीज। लॉ पढ़ते हैं आप लोग, बिजनेस लॉ पढ़ते हैं, कंपनी लॉ पढ़ते हैं, टैक्स लॉ पढ़ते हैं, तो अल्फाज तो पढ़ने आने चाहिए ऐसा ऐसा आपको। आ लेसी शेल डिस्क्लोज द अमाउंट ऑफ इट्स लीज कमिटमेंट्स फॉर शॉर्ट टर्म लीजेस। इसको छोड़ें, शॉर्ट टर्म लीजेस। इफ द पोर्टफोलियो ऑफ लीज
तो विच इट इज committed at the end of balance sheet is dissimilar to the portfolio of lease to which the short term lease expense is disclosed. तो लिखें पहले गाड़ियां लीज पे लेते थे, अब प्लांट भी लीज पे लेने की कमिटमेंट है, तो ये बता दें, वरना समझ नहीं आना घर में। आज से समझ आ जाए, कल दोबारा पढ़े तो समझना है। पहले गाड़ियां लीज पे लेते थे, अब प्लांट भी अगर लीज पे लेने की कमिटमेंट्स हो गई हैं, लिए नहीं अभी, अब प्लांट भी लीज पे लेने की कमिटमेंट्स हो गई हैं, तो बोलें, तो यूजर को बता दें अगले साल क्या होना है, तो यूजर को बता दें। अगला बताएं, A lessee that accounts for short-term lease or lease of low-value asset using recognition exemption shall disclose that fact. हाथ खड़ा करके मतलब बताएं, हाथ खड़ा करके मतलब बताएं जी। आप कोई और बताएं जी। ये क्या रहा है वो तो मुझे भी समझ आ गई, सिंप्लीफाइड अप्रोच। हाथ खड़ा करके बताएं जी। एक्सेलेंट। अगर सिंप्लीफाइड अप्रोच की तरफ जा रहे हैं तो कहीं लिख के बता दें कि मेरी ये अकाउंटिंग पॉलिसी बन गई है कि मैंने इन चीज़ों के लिए कौन सी अप्रोच यूज़ करनी है, ताकि यूज़र को पता चल जाए, क्योंकि चॉइस अवेलेबल थी। चॉइस में आप दूसरी तरफ जा रहे हैं जहाँ पे आम लोग नहीं जाते। सिंपल अप्रोच आपको सिंपल लग रही है, लेकिन लोग इसलिए नहीं लगाते कि ऑलरेडी अकाउंटिंग मॉडल में पुरानी अप्रोच चल रही होती है, तो उनके लिए वो आसान होता है ज़रा लगाना। लेकिन सिंपल अप्रोच की तरफ अगर जाना चाह रहे हैं तो लिख के बता दें कि मैं जा रहा हूँ। जैसे कोई आप काम घर में करते हैं, उससे हटके करने लगे कि आज छत पे बैठ के पढ़ना है, तो बता दें कि मैं जा रहा हूँ बस। A बच्चा that is going to छत for study shall disclose that fact, वो बता दे कि मैं जा रहा हूँ। तो असल में बात ये आसान लग रही थी, लेकिन वो यूजर्स को बतानी है बस कि हाँ मैं ये वाली अप्रोच यूज कर रहा हूँ। वजह क्या है? वजह तो चॉइस में तो वजह नहीं होती, वजह की तो जरूरत नहीं है सच। आगे, if ROU meets the definition of investment property, a lessee shall apply the disclosure requirements in IS 40. ये देखें जरा, याद आ रहा है, if ROU meets the definition of investment property, तो फिर स्टैंडर्ड के डिस्क्लोजर ना लगाएं, बल्कि किसके डिस्क्लोजर लगाएं? IS 40 के। ROU कल बताया था कब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बनता है, जब ROU को आप सब लीज पे कर दें और एसेट का नाम क्या हो? If lessee measures ROU at revalued amount. अच्छा, ये तो पहली दफा पता चला कि ROU को भी रिवैल्यू किया जा सकता है। If ROU is measured at revalued amount applying IS, the lessee shall disclose the information required by IS 16. तो फिर IS 16 के डिस्क्लोजर दे दें। तो IS 16 लगा रहे हैं उसके डिस्क्लोजर दे दें, IS 40 लगा रहे हैं उसके डिस्क्लोजर दे दें। इन द एंड मैच्योरिटी एनालिसिस बच गया मेरे ख्याल से, वो भी तो डिस्क्लोज होता था। The lessee is required to disclose maturity analysis of lease liability for future lease payments. Lease liability से कुछ लोग समझते हैं PV है, नहीं PV नहीं है, आगे उसने लिख दिया future lease payments. Lease liability confusing लफ्ज़ है। Lease liability से लगता है future से खाली PV दिखानी है, नहीं LL में तो PV जाती है ना, LL में, लेकिन आगे उसने लिख दिया lease liability of lease payments without discounting भी लिख दिया आगे। A lessee uses its judgment to determine appropriate number of time bands. क्या मतलब? अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ टाइम बैंड्स आप चूज कर सकते हैं। अच्छा, आप सुन लें, ये जो टाइम बैंड्स हैं ये दोनों एक्सेप्टेबल हैं। एक वो जो टाइम बैंड हम यूज करते हैं, लेस देन 1 ईयर, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, मोर देन 5। एक टाइम बैंड और यूज हो रहे हैं दुनिया में, वो हैं लेस देन 1, 1 to 5, मोर देन 5। कहते हैं इसमें आप जजमेंट लगा लें जो यूजर को अच्छा लग रहा है, इनमें आप जजमेंट इस्तेमाल कर लें अपनी।
तो ऐसा ना हो कि कहीं दूसरा, भाई किधर जा रहे हो? चाबी लेने जा रहे हो? चाबी मेरे पास होगी, चाबी आप लोग टाइम बैंड नोट कर लें कल तक। ये बात मुझे प्यार से भी बता सकते हैं आप, अगर मैं इधर उधर डी ट्रैक हुआ हूँ तो प्यार से बोल दें, बेटा टाइम बैंड नोट करो बेटा, अरे बेटा टाइम बैंड नोट करो बेटा, चुपे। इट वॉज इंटरेस्टिंग और बोरिंग। पेज नंबर 44 पे अपने कमेंट्स लिख दें नीचे, पेज नंबर 44 पे अपने कमेंट्स लिख दें। देखिए जो लिखेंगे वही सोचेंगे, फिर ये जरा लिखते हुए सोच लीजिएगा। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, ओ ऑसम, ओ वाह ग्रेट, इस तरह की चीज लिख लें। ओ माय गॉड। अच्छा, टेबल फॉर्म में बना दें, अनलेस के कोई और मेथड आपको क्या लग रहा हो अप्रोप्रिएट। अमाउंट डिस्क्लोज शैल इंक्लूड दैट, अगर डेप्रिसिएशन किसी और एसेट में डाली है वो भी बता दें। लीज कमिटमेंट्स वो वाली बता दें जिससे आप पहले एक्सपेंस में नहीं डाल रहे, यानी अगर पोर्टफोलियो बदल रहे हैं तो लीज कमिटमेंट्स बता दें। उसके बाद शॉर्ट टर्म लीज और लो वैल्यू एसेट के बारे में बता दें कि हम चॉइस की तरफ चले गए हैं। अगर ROU को पे आपने IS 40 लगाना है तो IS 40 के डिस्क्लोजर लगाएं। अगर ROU को रीवैल्यू करना है तो IS, रीवैल्यू में किसी को याद है वो डिस्क्लोजर होते थे, वैल्यूअर कौन है और वैल्यूएशन किस डेट को हुई है, वो चीजें बतानी होती थी, तो IS 16 के डिस्क्लोजर लगाएं। और इन द एंड मैच्योरिटी एनालिसिस में टाइम बैंड्स आप अपनी जजमेंट पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दो किस्म के टाइम बैंड्स हैं जो नॉर्मली यूज होते हैं। ओके, सो लेट अस कंक्लूड टुडे के इंटरेस्ट रेट पेज 209 पर कौन से हैं? 209 भाई ये भी तस्वीर भेज दें अब्दुल्ला को। मेरे भाई जरा इंपॉर्टेंट बात होने लगी, आप जा रहे हो, चलो जल्दी आना, हम कोशिश करेंगे आधी बात हो जाए आपके आने तक। तो ये रेट ऑपरेटिंग लीज में क्यों नहीं होते? रेट तो इसमें तो प्रिंसिपल इंटरेस्ट वाला कॉलम ही नहीं बनना, तो ये रेट किस लीज में है? फाइनेंस लीज में। तो लेसर अगर सिंपल हो बैंक या लीजिंग कंपनी तो कौन सा रेट यूज करना है? इम्प्लिसिट रेट निकाल के दिखाऊं या पता है क्या होता है? यानी कि आपने 5 लाख एसेट की वैल्यू लिखी और 2 लाख 3 साल तक 6 लाख किराया लिखा, तो जो छुपा हुआ रेट है डेट इज कॉल्ड एज इम्प्लिसिट रेट। तो बोले लेसर ने कौन सा रेट यूज करना है? इम्प्लिसिट रेट। लेकिन जो डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर है उसने कौन सा रेट यूज करना है? हायर ऑफ इम्प्लिसिट रेट एंड, अगर एक रेट गिवन हुआ तो यही यूज करेंगे, ये वाला गिवन हुआ तो यही यूज करेंगे, दोनों गिवन हुए तो दोनों में से हायर यूज करेंगे। उसे ये नहीं कहना कि तुमने मुझे दोनों दिए नहीं, मुझे हायर पता नहीं, आई एम नॉट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, प्लीज गिव मी 15 मार्क्स। अच्छा, अब लेसर ने लेसी को कोई एसेट लीज पे दिया, तो लेसर को पता है कि ये एसेट जो है वो मैंने 5 लाख का खरीदा है। तो जब लेसर को पता है मैंने ये एसेट 5 लाख का खरीदा है, तो लेसर ने 5 लाख का आउटफ्लो हुआ, 3 साल तक 2 लाख रुपया किराया लिया, ठीक है। अब देखने में पता नहीं चल रहा कितना इंटरेस्ट है, 0। कितने % इंटरेस्ट है?
9.701। बाजार से किसने खरीदा एसेट? बाजार से किसने खरीदा है एसेट? लेसर ने। अच्छा, लेसी को ये इंटरेस्ट रेट लेसर बताएगा या नहीं बताएगा? मूंगी मारा करें हमेशा, मर्जी उसकी, मर्जी उसकी। हाँ, पता नहीं क्या क्या बता देते हैं साथ वाले को। तो लेसर लेसी को नहीं बता सकता ये, तो लेसर लेसी को ये रेट बताएगा या नहीं बताएगा? उसकी मर्जी है, बता दे या ना बता दे। स्टैंडर्ड कहता है अगर तो लेसी आपको रेट पता है ना, कई दफा लेसी को ना भी बताएं तो लेसी ये रेट खुद ही पता चला लेता है, क्योंकि लेसी को पता होता है बाजार में ये चीज मिली 5 लाख की रही है। लेकिन कई दफा कोई चीज अगर लेसर ने कोई कर के ऐसे पकड़ के दिया आपको कोई चीज जो आपको आमतौर पे बाजार में मिल तो जाती है, लेकिन उसकी प्राइस ऊपर नीचे ही है मुख्तलिफ दुकानों के ऊपर, तो फिर ऐसी सूरत में लेसी बेचारे को पता नहीं चलता रेट क्या है। अगर तो लेसी को रेट पता है तो फिर लेसी भी इसी पे अपना अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाए, वर्किंग टू कहते हैं ना उसको, लेसी भी वर्किंग टू इसी पे करे और लेसर भी वर्किंग टू। लेसर ने तो करनी ही इसी पे है क्योंकि इसको पता है। अब अगर लेसी, अच्छा लेसी के एंगल से सोचें तो लेसी को फिर सिर्फ ये पता होगा, ये जो मैंने येलो में हाईलाइट किया, उसको शायद ना 5 लाख पता हो, जब 5 लाख पता नहीं तो वो ये भी निकाल नहीं सकता। लेसर को ये सारा पता है और लेसी को सिर्फ। अब लेसी बेचारा फिर क्या करे? अब लेसी बेचारा क्या करे, कौन सा वाला इंटरेस्ट रेट यूज करे? उसमें स्टैंडर्ड ने बड़ी ही अजीब बात कर दी। लेसी फिर क्या करे? उसमें स्टैंडर्ड ने बड़ी ही अजीब बात कर दी। लेसी फिर इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट यूज करे। मेंटल या इंक्रीमेंटल? इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट। ये लफ्ज किसके लिए है? सिर्फ लेसर की टेंशन। लेसर को तो ये रेट पता होता है इंप्लिसिट वाला, ये इंप्लिसिट है या कुछ और है? लेसी को क्या चाहिए? यूज करे। नहीं, क्या चाहिए? यूज करे। किसका? लेसर का इंप्लिसिट रेट यूज करे। लेकिन बट इफ दिस रेट इज, देन लेसी विल यूज हिज। फोकस करने वाली बात क्या है? हिज ऑन, अपना इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट यूज करे। अब इसके मेंटल होने का क्या रेट है ये हम देखते हैं। ये रेट लेसर नहीं देगा, ये रेट मैं आपको बताऊंगा अभी। इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट क्या होगा? लेसी के एग्जिस्टिंग लोन्स हैं दो लोन इसने लिए हुए हैं। एक इसने एमसीबी से लिया हुआ है एट द रेट ऑफ 13%। एक फिर जब ये एचबीएल से लेने गया था तो उसने कहा था कि तुमने पहले ही लोन लिए हुए लोगों से, तुम वो वापस नहीं कर रहे तो तुम ज्यादा रिस्की हो। तो रेट आमतौर पर फिर बैंक ज्यादा चार्ज करते हैं कि तुम ऑलरेडी पहले बहुत रिस्की हो, तुम तो पिछले लोन वापस नहीं कर रहे, तो तुम्हें तो हम हाई रेट पे देंगे, अगर लेना है तो लो, नहीं तो ना लोन लो। तो एचबीएल फर्ज करें इससे 14.5% जो है वो इंटरेस्ट ले रहा है। नो व्हाट इज एग्जिस्टिंग बोरोइंग रेट? इंक्रीमेंटल तो नहीं मैं पूछ रहा, मैं एग्जिस्टिंग बोरोइंग रेट पूछ रहा हूं। व्हाट इज एग्जिस्टिंग बोरोइंग रेट? 13%। एंड you will not use existing borrowing rate। अब आप किसी और से लोन लेने गए, उसने कहा मैं 16% पे दूंगा तुम्हें। लेसी ने कहा मैं तुम्हारे से लोन नहीं ले रहा, मैं जाके ना बैंक से एसटी लीज पे ले लेता हूं। लोन लीज तकरीबन मिलती जुलती होती है ना। लोन में ये होता है कि आप पैसे लेके चीज खरीदते हैं और बैंक को लोन वापस करते हैं। लीज में ये होता है कि आप चीज ले लेते हैं, पैसे नहीं लेते। तो लेसी तीसरी दफा सिल्क बैंक में गया, है ना कोई सिल्क बैंक? पता नहीं। अच्छा, तो लेसी तीसरी दफा सिल्क बैंक में गया लोन लेने के लिए, तो उन्होंने कहा 16% इंटरेस्ट रेट है क्योंकि आप पहले ही बहुत रिस्की हुए हो। तो उसने कहा छोड़ो यार, मैं एसेट लीज पे लेता हूं। तो ये लीजिंग कंपनी में चला गया, वहां से जाके इसने एसेट लीज पे ले लिया, उन्होंने दे भी दिया। नाउ व्हाट इज इफ आई बोरो मोर? इफ आई बोरो मोर, then interest rate is
दिस 16% इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा बोरोइंग, जो मैंने ली नहीं लेकिन मैं ले सकता हूं। इस तरह पेपर में कभी उसने आपसे निकलवाया नहीं, वो आपको रेट बस दे देता है। लेकिन जाहिर बात है बच्चों का ये जेन्युइन सवाल अपनी जगह है कि बताएं इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट होता क्या है। इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट ये होता है, अब बेचारे लेसी को कुछ पता नहीं था, 9% रेट वो यूज तब करता जब उसको लेसर बताता, या वो खुद कैलकुलेट कर सकता जब उसको पता होता। जब उसको पता ही नहीं है इंक्रीमेंट वो इम्प्लिसिट रेट, तो मजबूरी में वो क्या करे फिर, अब बनाए फिर 16% पे अपना टेबल। स्टैंडर्ड कहता है बनाना तो बनाए। चले नोट करें, ये लफ्ज किसके लिए है, सिर्फ हाँ जी, अगर इम्प्लिसिट भी ना दिया हो और जो है वो इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट भी ना दिया हो, तो ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं, तो फिर पेपर में आपको डाटा सामने रख के इम्प्लिसिट रेट निकल सकता है किसी तरह। अगर आपको लगे कि रेट निकाले बगैर कोई चारा नहीं है, तो फिर रेट निकालेंगे हम, वो निकालने के लिए क्लास होगी जिसमें रेट निकालना सिखाया जाएगा। थोड़ा थोड़ा रेट निकालना तो आपको सिखाया जा रहा है यहाँ पे, लेकिन कैलकुलेटर पे सिखाना है ना असल में, तो कैलकुलेटर पे निकालना आपको सिखाया जाएगा रेट। अभी तक नहीं ऐसा कोई सवाल आया जिसमें रेट ना दिया हो। ये जरूर होता है कि रेटों की बारिश हो जाती है, उसमें से कोई रेट ढूंढना पड़ता है अपने लिए। मार्केट रेट तो लेसी के लिए नहीं है, अंडरस्टैंड करें बात, मार्केट रेट तो लेसी के लिए नहीं है, वो तो सिर्फ इस वाले लेसर के लिए है। क्या कॉमा आएगा कहां पे, पढ़े जी, यूज लेसर implicit rate, but if this rate is, then lessee will use his extra borrowing। incremental borrowing क्या होती है, एक्स्ट्रा बोरिंग। अगर और बोरिंग करें, इस वक्त एग्जिस्टिंग क्या होती है, जो लिया हुआ, एक्स्ट्रा क्या होती है, जो ले सकते हैं। अच्छा, दोनों में से हायर लेना है या लोअर लेना है, नहीं देखे ना, वैसे तो ना क्या करें ना, हायर क्या करना है, अगर इम्प्लिसिट पता हो तो, ना पता हो तो ये है हायर, तो वो किसी तीसरे में था। अच्छा, पेज 40 पे आए। मेरा नहीं ख्याल ये डेफिनेशन आपसे पेपर में पूछेगा, और उसने कोई डेफिनेशन बनाने की कोशिश की है स्टैंडर्ड वाले ने। इस डेफिनेशन का क्या नाम है, लेस इज इंक्रीमेंटल। पहले ये बताया जाता था स्टैंडर्ड में कहां है, लेकिन आप फायदा कोई नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड आपने लेके नहीं जाने। लेस इज एक्स्ट्रा बोरिंग रेट इज द रेट, बोलें, लेस इज एक्स्ट्रा बोरिंग रेट इज द of interest that a lessee would have to pay to borrow over a similar term। similar term का क्या मतलब है, अगर लीज 4 साल की है तो लोन भी 4 साल का सिल्क बैंक से पता करो कितने में मिल रहा है। तो lessee will pay to borrow over a similar term and with similar security। सिक्योरिटी तो रखवाई जाती है ना, या आपने जेवर सोने सिक्योरिटी के तौर पे रखवाओ, जमीन के डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी के तौर पे रखवाओ। The funds necessary to obtain an asset of a similar value to the ROU। ROU जितने का है उतने ही फंड्स तकरीबन आप लें इन सिमिलर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट सिमिलर से मुराद ये है कि कुछ इलाकों के अंदर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कुछ और चल रही होती है, लाहौर में, कराची के अंदर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और चल रही होती है, तो लाहौर में अगर आप आए तो उसी के बैंक से पता चले। 3-4 बातें इसने कॉमन बताई हैं कि आप सिल्क बैंक से लोन ले सकते हो लेकिन ले नहीं रहे। लेकिन सिल्क बैंक वाला कौन सा लोन है, नंबर 1, उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, जितनी लीज टर्म है उतना ही सिल्क बैंक से लोन का अरसा करवाओ, पूछो फिर
जितनी की लीज टर्म है उतनी की ही सिक्योरिटी, उस तरह दोनों की सिक्योरिटी सेम रखो, लेसर को भी सेम सिक्योरिटी रखवाओ। सिल्क बैंक से सिर्फ पूछो कि ये सिक्योरिटी तुम्हें मैं रखवाऊंगा। और अगली बात क्या सेम रखो, फंड्स नेसेसरी टू ऑब्टेन एन एसेट ऑफ अ सिमिलर वैल्यू टू राइट ऑफ यूज। राइट ऑफ यूज जैसा एसेट आपने अगर लेना है या राइट ऑफ यूज लेने तो उतने ही पैसे बैंक से लोन में लो, पीवी की मद में। और चौथी चीज क्या कॉमन रखो, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अगर ये चार चीजें कॉमन रखो तो सिल्क बैंक के अरेंजमेंट वाले इंटरेस्ट रेट को क्या कहा जा सकता है जो लिया नहीं। ठीक है, होगा। अगली क्लास में भाईजान बड़े अच्छे सवाल होने हैं, डिस्काउंटिंग की रिवीजन होनी है, एडवांस के सवालों के साथ 6-6 महीने के सवाल करेंगे ताकि P&L बैलेंस शीट एंट्रीज में जो आपके मसले आ रहे हैं वो इंशाल्लाह एड्रेस हों। 155 कर लें से 255, हाँ इसी रूम में 155 से 255।